नमस्कार, आप देख रहे हैं महायुद्ध। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक तरफ यूक्रेन बातचीत का प्रस्ताव दे रहा है तो रूस 27वें दिन भी यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे में घंटी परमाणु युद्ध की भी बज रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश दिए हैं। पुतिन के कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा है कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है। पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। उनका मानना है कि इस जंग में रूस को अपेक्षा से कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उनके पास हथियारों की भी कमी शुरू हो गई है। ऐसे में पुतिन कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। गौरतलब है कि शनिवार से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। इन मिसाइलों को परमाणु बम ले जाने के लिए भी जाना जाता है। पश्चिमी देशों की आशंकाओं को इसलिए भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भी अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया था और यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी थी और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर ला दी गई थी। स्टाफ को स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया था। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होंगे। आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम हैं, जो दुनिया में किसी भी देश से कहीं ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु हथियारों में रूस सब पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 27वें दिन जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन की सेना बमबारी कर रही है। खासकर खार्किव पर कहर बरपा रही है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत पिछले महीने के अंत में हुई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले का आदेश दिया था। अभी तक इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सहमति बनती नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग दिन ब दिन तेज और खतरनाक होती जा रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर खार्किव शहर पर हमला बोल दिया है और जबरदस्त गोलीबारी की है। एक जगह तो एक रूसी टैंक जंगल की तरफ से दनादन गोले बरसाता दिखाई दिया। धमाके ऐसे कि आसमान कांप उठा, जमीन दहल गई। जवानों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागना पड़ा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने टैंकों की मदद से खार्किव की रिहायशी बस्तियों पर बम बरसाए, जिनमें 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद सड़कों पर कहर बरपाते रूसी टैंकों को घरों तक पहुंचते देर नहीं लगी। वहीं आसमान से गिरती मिसाइलों की वजह से पूरे शहर में दहशत मच गई। इस हमले से एक शेल्टर होम में मौजूद लोगों की जान पर बन आई।
क्योंकि वहां जो लोग संख्या में मौजूद हैं, पहचान, बोली और रहन सहन के मामले में खार्किव यूक्रेन का इकलौता शहर है जो रूस से मेल खाता है। खार्किव रूस की सीमा से ज्यादा दूर भी नहीं है। जानकार बताते हैं, रूस समर्थकों की बड़ी संख्या होने के चलते खार्किव को कब्जे में लेना आसान साबित होगा, जिसके लिए रूस हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं कीव पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी पुतिन की सेना कीव पर फतेह नहीं कर पाई है और यही वजह है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं, लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है, कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але вдосконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світі. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है। आखिर कीव पर पुतिन की सेना कब्जा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वजह है जिसके चलते कीव
रूसी सेना की पहुंच से दूर है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। के बचे रहने की कई वजह हैं। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त प्रतिरोध तो है ही, साथ ही वो राज भी है जो कीव को अब तक बचाने में कामयाब रहा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इस सुरंग में एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों पहले रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को भी बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। यानी जब कीव सोवियत रूस का हिस्सा था तभी से किले के तौर पर तैयार किया गया था। ऊंची ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े बड़े पार्कों वाला कीव सिर्फ यूक्रेन देश की राजधानी नहीं बल्कि रूस की संस्कृति का हिस्सा है। रूस और यूक्रेन की साझी संस्कृति का ये केंद्र अब तबाह हो रहा है और उसे वही उपाय बचा रहे हैं जो शीत युद्ध के दौर में कीव के नागरिकों को बचाने के लिए सोवियत रूस ने तैयार किया था, और खुद ही खड़े किए गए किलों को रूस तोड़ नहीं पा रहा। भले ही बमबारी और मिसाइलों से कीव बर्बाद हो रहा है, लेकिन परम सत्य यह है कि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होगा, पुतिन का यूक्रेन प्लान अधूरा रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओआईसी में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। इस्लामाबाद में हो रही इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में इमरान ने कहा कि अवैध तरीके से हटाया गया कश्मीर का विशेष दर्जा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार का जिम्मेदार हैं तो उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है। महबूबा ने कहा कि वो कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राजस्थान में कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी। दिल्ली में तीनों नगर निगम के मर्जर पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड हैं। माना जा रहा है कि 19 या 20 मई से पहले दिल्ली एमसीडी के चुनाव कराए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगमों के मर्जर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आपने कहा कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर है, इसीलिए वो नगर निगमों को एक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीनियर लीडर आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव पहली बार करहल सीट से विधायक चुने गए हैं, जबकि आजम खान 10वीं बार विधानसभा पहुंचेंगे।
विधानसभा में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ध्वनि मत से बिल पास होने से पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गहलोत सरकार ने गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 को वापस ले लिया है। गलत रिपोर्ट के आधार पर सदन में पेश किए गए विधेयक पर स्पीकर सीपी जोशी ने नाराजगी जताई। विधानसभा में सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने खुद को और कांग्रेस नेताओं को गांधी नेहरू परिवार का गुलाम बताया। एक बिल पर बहस के दौरान संयम ने कहा, हां, हम हैं गुलाम, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करेंगे। वहीं संयम लोढ़ा के इतना कहते ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कटाक्ष किया और कहा कि यह नई संस्कृति आई है, आपको बधाई हो, गुलामी के लिए गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य को राज्य सरकार की ओर से बंगला देने से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गहलोत सरकार ने वसुंधरा के पक्ष में उतरते हुए उन्हें बंगले के अलॉटमेंट का हकदार बताया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर बवाल मचा है। कोटा में चंडी मार्च के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पूर्व बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल और पुलिस के बीच तनातनी भी देखने को मिली। कोटा पुलिस ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत करीब 1200 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा के बाद नयापुरा थाने में 26 नामजद और करीब 1000 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। धौलपुर के कथित गैंगरेप का मामला गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम पीड़िता और परिवार से मुलाकात करेगी। वहीं घटना को लेकर एसपी एसएचओ से भी बात करेगी। 15 मार्च को 26 साल की महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया था। जयपुर पुलिस ने विदेशी पर्यटक के साथ रेप के आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। धौलपुर में नाबालिग लड़के की बेल्ट से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लड़कों का झुंड एक लड़के पर बेल्ट से वार कर रहा है। जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का पर्दाफाश करते हुए यूपी की युवती को गिरफ्तार किया है। युवती ने दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। अलवर जिले के सैदपुर गांव में 2 मंजिला अवैध मकान के निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। मकान के मलबे की चपेट में आने से हाइड्रा का ड्राइवर घायल हो गया। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम और उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने राजस्थान में सरस डेयरी दूध की बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगा दी है। सीएम ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के यूक्रेन ने पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा के रूसी राष्ट्रपति की पत्नी होने का दावा किया और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की सरकार ने स्विट्जरलैंड से उनकी सुविधाएं खत्म करने की अपील की है। एक रिपोर्ट देखिए। लगभग 1 महीने से जारी रूस यूक्रेन जंग अब तक बेनतीजा रही है। ये सच है कि यूक्रेन को रूसी हमलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सच ये भी है कि रूस ने जो सोचा था वो अब तक हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में नतीजा हासिल करने के लिए पुतिन दिन ब दिन आक्रामक होते जा रहे हैं और इसकी वजह भी है। जानकारों के मुताबिक पुतिन हर मोर्चे पर घिरते जा रहे हैं। गिनती के चंद मुल्कों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ लामबंद हो गई है और रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रही है,
जिससे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है, यूक्रेन पर हमले का रूस में भी भारी विरोध हो रहा है। रूस के लोग खुलकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। यहाँ मॉस्को समेत 53 शहरों से विरोध प्रदर्शन की खबर है। और तो और पुतिन को अपनी हत्या का डर भी सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहर देने के खौफ के चलते पुतिन ने फरवरी में अपने 1000 पर्सनल स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। लेकिन पुतिन की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। इसके उलट ज़ेलेंस्की के तेवर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। उन्हें सैनिक मदद भले ही नहीं मिल रही हो, लेकिन सामरिक और आर्थिक मदद भरपूर मिल रही है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की सरेंडर से साफ इनकार करते आ रहे हैं, जबकि पुतिन से बातचीत की पेशकश शुरू से करते आ रहे हैं। जबकि पुतिन के रुख में कोई कमी नहीं दिख रही। न सिर्फ पुतिन बल्कि उनके परिवार पर भी संकट की बात कही जा रही है। दरअसल यूक्रेन ने पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा के रूसी राष्ट्रपति की पत्नी होने का दावा किया और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही है। गौरतलब है कि रूस की पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबाएवा लंबे समय से लापता है। अलीना को पुतिन की गर्लफ्रेंड माना जाता है। समाज में व्यापक परिवर्तन भी हुआ, समाज को एक दिशा मिली। उस किए गए कार्य को किस तरीके से हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके किए गए कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव और विशेष रूप से आपके जीवन पर समझना चाहते हैं, आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं, आपके किए गए उत्कृष्ट कार्यों को से जो बदलाव हुआ उसकी समझ, उनके अनुभवों को प्राप्त कर वह भी अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरीके के सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। मुझे याद है कि माननीय संसद सदस्य मानवीय संवेदना के साथ काम करते हैं। जहां उनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर जहां सामाजिक सेवा के माध्यम से बदलाव के लिए भी की भूमिका रहती है, देश में कानून बनाने, कानून से लोगों के जीवन में बदलाव आना, की स्थितियों में परिवर्तन आना, वो अधिकार भी मिलना, कर्तव्यों की भावना भी आना, एक संवैधानिक दायित्व भी निभाते हैं और सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि वही होता है जो सामाजिक कार्य को सबसे प्रथम में रखे। और मैं जितना जानता हूं, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं, मेरे सभी माननीय संसद सदस्य इसी संवेदना के साथ काम करते हैं। और इसीलिए लोकसभा की प्राइड ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसका एक प्रथम चरण है, प्रारंभिक काल है। आप देख रहे होंगे कि परम पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिनको देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, किस तरीके से सामाजिक जीवन में उनका जीवन है, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष कर देश की समर्पण सेवा के माध्यम से। अभी मुझे एक बुजुर्ग मां मिली रास्ते में, किस तरीके से मैंने देखा कि उनके जीवन में किस तरीके से उन्होंने कितनी कठिनाइयों में, कितनी मुसीबतों में, कितनी चुनौतियों में अपने अपने क्षेत्रों में आपने काम किया।
लेकिन चुनौतियों को आपने ये मानकर चला कि चुनौतियां मेरी है, समस्याएं मेरी है, मैं ही इन चुनौतियों समस्याओं को समाधान करने के लिए मेरा ही योगदान होना चाहिए, यह आपने संकल्प लिया। और जब आजादी के हम 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही संकल्प लिया है कि देश की करोड़ों जनता इसी तरीके से अपने देश के प्रति समर्पित भाव से, कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से काम करेंगे, सामूहिकता से काम करेंगे, तो हम बहुत जल्दी भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकेंगे, सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापक बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए विशेष रूप से मैं हम अगली जब किताब बनाएंगे उसमें आपके जीवन व्रत भी लिखेंगे कि किस तरीके से आपने ये कार्य शुरू किया, किस तरीके से प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपके काम शुरू करने से उन क्षेत्रों के अंदर सामाजिक और मानवीय परिवर्तन आए। कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने आर्थिक बदलाव के लिए काम किया, ज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, कला के क्षेत्र में काम किया है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को ये गौरवपूर्ण सम्मान मिलता है और उसमें चयन करते समय ये विचार किया जाता है कि समाज के दूर दराज के इलाके के अंदर भी वो काम करने वाला व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन और जो न प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा है, मीडिया से दूर, टेलीविजन से दूर, उन्होंने सारा जीवन केवल मानवीय संवेदना के लिए समर्पित